नेपाल में संविधान के खिलाफ फैली हिंसा को लेकर विपक्ष के नेता भारत को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार और भारत सरकार की बुराई करते करते सीधा नेपाल तक पहुंच गए। अपने बूंदी प्रवास के दौरान डोटासरा ने कहा कि बांग्लादेश के पीएम ने भारत में शरण ले रखी है। नेपाल में पीएम का आवास जला दिया गया है, वहां के पीएम को भागना पड़ा है और यही हाल पाकिस्तान के भी हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस देश के मतदाताओं को जागरूक करेगी कि तानाशाही मोदी सरकार को हटाएं, नहीं तो यहां भी यही हालात पैदा हो जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जोश जोश में ये बात बोल तो गए, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे होने के नाते इस तरह का भड़काऊ बयान देना क्या सही है? सरकारों के कार्यों को क्रिटिसाइज करना विपक्ष का धर्म है, लेकिन अपने ही देश में उग्रवाद फैलाने को लेकर भड़काऊ बयान देना कांग्रेस नेता के गैर जिम्मेदाराना रवैये को क्या दर्शाता नहीं है? इन सब के बीच हम सबको ये समझना होगा कि भारत का संविधान काफी मजबूत है, यहाँ का युवा जिम्मेदार है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश को आग में कभी नहीं झोंकेगा। गोविंद सिंह डोटासरा के भारत में नेपाल जैसे हालात पनपने को लेकर वाले बयान को बिल्कुल भी हवा नहीं मिलनी चाहिए और नेताओं को भी सोच समझकर बात करनी चाहिए। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। तो अपनी सियासत के लिए बयानबाजी आप कर रहे हैं, लेकिन जहां आपके पड़ोसी देश में इस तरह के हालात हैं, इतनी बुरी स्थिति हो रखी है, वहां कम से कम नेताओं को थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। क्या ये सही वक्त है? क्या ये सही जगह है सरकार को क्रिटिसाइज करते करते भारत में नेपाल जैसे हालातों की बात करना? चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं महिपाल महला बीजेपी से, राजेश कटारा कांग्रेस पार्टी से, रिटायर्ड कर्नल अनुपम जेटली जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और डॉक्टर शिप्रा माथुर जुड़ी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं हैं, जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश जी का रुख करूंगी। राजेश जी, लगातार आपने सुना हम बात कर रहे हैं, क्या ये सही समय है? क्या ये सही बात है? गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें तमाम युवा सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि देश में आवाज दबाई जा रही है कहीं नेपाल जैसे हालात ना पैदा हो जाएं, मतलब चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देश में शांति और जिस तरीके से खुशहाली है वो पच नहीं रही कांग्रेस के नेताओं को? देखिए नंदिनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले कहा था, ये प्रेशर कुकर जैसी पॉलिटिक्स ना करिए, चीज़ों को दबाने मत दीजिए, चीज़ दबेंगी तो प्रेशर कुकर फटेगा। ये कोई गोविंद सिंह डोटासरा जी ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहले बोल चुका है। आज यहाँ हालत इतने खराब हैं, आपको पता है किसानों का जो आंदोलन हुआ था वो किस तरीके से घोटा गया, उन किसानों को क्या क्या बोला गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के थे, पंजाब के थे, हरियाणा के थे। आज कोई भी आदमी अपनी आवाज़ उठाता है उसको अंदर कर दिया जाता है। आज आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। नेपाल में जो बात हुई, नेपाल की तुलना आपने देखा, वहाँ भी इस तरह की पॉलिटिक्स थी, वहाँ भी आवाज़ दबाई जा रही थी आम आदमी की, वहाँ भी इस तरह की जो लोग रोडों पर आए, कोई ऐसे अपने मन से कोई नहीं आता, आदमी परेशान होकर के कोई बाहर निकलता है। आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी का ये कतई मतलब नहीं है, परंतु ये कहना जरूर है उनका कि आप आवाज़ मत दबाइए, ना युवा की, ना किसान की, ना बेरोजगार की, ना जवान की, आप आवाज़ नहीं दबा सकते। आपने देखा हो कितने पत्रकार आज जेलों के अंदर हैं, कोई काले झंडे अगर दिखा दे उनको आप जेल में बंद कर देते। राजेश जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आगे कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो आज मैं आपको कोट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हमारे देश में इस तरह के हालात पैदा नहीं हो सकते, संविधान मजबूत है हमारा। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, तमाम सीनियर लीडर्स संविधान को कमजोर बताते हैं कि संविधान को खत्म कर रही है बीजेपी। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि यहाँ भी नेपाल जैसे हालात पैदा, मतलब आप लोग संविधान को हंसी खेल समझते हैं क्या? भारत के इतना मजबूत है हमारा संविधान, उस पर गर्व करने की बजाय बार बार उसे कमजोर दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं और क्यों भड़का रहे हैं भारत के युवाओं को? अगर देश में आग जली तो ये सबको प्रभावित करेगी, आपको भी करेगी, हमें भी करेगी। सोच समझकर बयानबाजी होनी नहीं चाहिए क्या? देखिए नंदिनी जी, संविधान की बात हमें समझाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को समझाने की जरूरत नहीं है। ये संविधान कांग्रेस ने ही लागू किया है। अच्छा। आज जिसको आप मजबूत बोल रहे हो, आज 70 साल से जिस तरह से देश चल रहा है वो बड़ी शांति से चल रहा है, परंतु अब ये 10-11 साल में आपने खुद भी देखने को मिला होगा कि जिस तरह से क्या गला घोंटा जा रहा है, क्या किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही, किसी की आवाज नहीं सुनी जा रही। आप देखिए संविधान हमें क्या समझाएंगे ये लोग? संविधान हमने ही लागू किया, हमने एक एक चीज जोड़ी है और इस देश को बड़ी सरकार में आप लोग थे तो संविधान लागू किया, तो संविधान की इज्जत कीजिए ना। बिल्कुल, संविधान को कमजोर क्यों बताते हैं? खैर नंदिनी जी, संविधान की इज्जत कर रहे हैं, अनुपम संविधान के लिए बोल रहे हैं, परंतु आप किसी की दम घोटोगे। संविधान मजबूत है, संविधान का गला कोई नहीं घोट सकता सर। अनुपम जेटली जी,
अनुपम जेटली जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को मत सिखाइए कि संविधान की इज्जत कैसे की जाती है, लेकिन कांग्रेस को ये तो सीखने की जरूरत है ना कि अगर संवेदनशील माहौल दुनिया भर में चल रहा हो तो देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए लीडर्स को, चाहे आप सत्ता पक्ष के हो चाहे आप विपक्ष के हो। तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं कि नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं चुनाव आयोग को, मतलब तंज कस रहे हैं, मजाक बना रखा है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? नेपाल नजदीक है बिहार के, तो क्या बिहार में ऐसी कंडीशंस आप चाहते हैं कि आ जाएं? क्या चाहते क्या है विपक्ष के नेता? आप किस तरीके से देखते हैं इस तरह की बयानबाजी को? नादिनी, ना तो मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर हूं ना किसी पार्टी से संबंधित हूं, मगर हाँ, जैसा आपने कहा, संविधान की रक्षा करना, देश में माहौल सही रहे और देश के हर वर्ग को उसका जो एक निश्चित हिस्सा है वो देश में बेरोजगारी ना हो, उसको नौकरी मिले, उसको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, ये देखना जो सरकार है उसका काम है और विपक्ष का काम है कि एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष दे ताकि सरकार सही मार्ग पर चले। और ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष का मामला है। मगर नेपाल का जो आपने मुद्दा उठाया, नेपाल हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सरकार की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। अगर हमारे नेबरहुड, अगर हमारे पड़ोसियों में, देशों में जो अराजकता है वो हमें जरूर अफेक्ट करेगी। जी ठीक है। पहले 2022 में आप देखें, राजपक्षे को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। हमारी इंटेलिजेंस कुछ हद तक फेल हुई, हमें बाद में उसके हालात पता लगे जी। उसके बाद अभी मंगलवार से, सोमवार से शुरू हुआ जी जन का, यंग युवाओं का यह आंदोलन, और 48 घंटे के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर ओली साहब को छोड़ना पड़ा, जबकि एक सप्ताह बाद ओली साहब का दिल्ली में विजिट था, हमारे देश में विजिट था। तो इसका मतलब यहां भी हमारी इंटेलिजेंस सही माहौल को पढ़ने में कुछ हद तक नाकाम रही। हमें नेपाल से शिक्षा लेनी है। नेपाल जैसे हालात ना तो भारत में वही बात है ना, और ना हो सकते हैं। जी यहाँ पर हम चर्चा तो इसी बात पर कह रहे हैं कि कर रहे हैं कि भारत के अंदर अभी माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव या गोविंद सिंह डोटासरा जैसे मैच्योर नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि यहाँ का युवा भी आक्रोशित है और नेपाल जैसे यहाँ भी उपद्रव फैल सकता है, तो आप अगर युवाओं में कोई नाराजगी भी है तो आप उन्हें कहीं ना कहीं चिंगारी देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? बयानबाजी एटलीस्ट इस सेंसिटिव समय पर थोड़ा सा सोच समझकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश में आग लगी तो हर किसी को प्रभावित करेगी और कोई देशवासी नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात भारत में पैदा हों। महिपाल महिला जी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले शिप्रा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। शिप्रा जी, आप किस तरीके से देखेंगी गोविंद सिंह डोटासरा जी के इस बयान को कि यहाँ पर अगर तानाशाही नहीं रुकी तो नेपाल जैसे हालात बन जाएंगे? क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ नंदिनी जी ने, तो इस मुद्दे को आपने उठाया और इतनी जिम्मेदारी से आप जो बात कह रही हैं वो मेरे ख्याल में हम सबके मन की बात है कि भारत में अराजकता की स्थिति ना हो। ये आपकी और मेरी नहीं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है राजनीतिक लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूथ उनको सुनता है, उनको फॉलो करता है, उन पर ध्यान देता है। और हमारी मीडिया के तौर पर या नागरिक के तौर पर भी ये जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में जो हालात हमने देखे उसका ट्रिगर पॉइंट अगर हमें मालूम है कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स दुनिया भर में काम कर रही है, कैसे, क्या अमेरिका की भूमिका है, क्या चाइना की भूमिका है, और अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई कंट्री जिए मरे उसकी बला से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, तो हमें ये चिंता जरूर होनी चाहिए कि वहां पर अराजकता की स्थिति जिस तरह से पैदा की गई उस पूरे घटनाक्रम को हम ठीक से समझें और एजुकेट करें। मतलब ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम लोगों को एजुकेट करें कि वो स्थिति भारत में कतई, मतलब वो स्थितियां भी पैदा ना, वो स्थिति तो बाद आएगी, लेकिन अभी से हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि अगर किसी की कोई ग्रीवांसेस हैं, किसी की तकलीफ है, हम सब फेस करते हैं कुछ ना कुछ तकलीफें, लेकिन उसका हश्र क्या हो सकता है जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना अप्रोच अगर हम अपनाते हैं
केओस हम क्रिएट करते हैं। तो केओस क्रिएट करने में अगर पॉलिटिकल पार्टीज भूमिका अदा करेंगी तो इसको तो क्या कहेंगे आप, मतलब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे, भारत के शिप्रा जी, खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे, क्योंकि जो विपक्ष में है वो भी भारतवासी हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो भी भारतवासी है। एट दी एंड आप सब भारतवासी हैं और भारत के लोगों का, भारत का भला ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए बयानबाजी जो है वो सोच समझ के होनी चाहिए। महिपाल जी, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं तानाशाही करेंगे तो नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, युवा नाराज हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नेपाल बिहार के बगल में है, चुनाव आयोग सुन ले कि यह डरा नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें तेजस्वी यादव कर रहे। राहुल गांधी लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में। तो विपक्ष जिस तरह का माहौल बना रहा है देश के अंदर, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? और ये जो तानाशाही की बात हो रही है इस पर क्या कहेंगे? आप लोग युवाओं की नहीं सुन रहे हैं, युवा नाराज हैं, लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। नंदिनी जी, एक एक्सीडेंटल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हमेशा एक्सीडेंटल बयान देने में माहिर है, पर उन्हें ये पता नहीं कि जो आग लगाने का वो कुछ ही प्रयास कर रहे हैं, उस आग में सबसे पहले उस आग की लपेटों में खुद ही आएंगे। पड़ोसी देश चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, भारत की तुलना इन देशों से करके और यहाँ भड़काऊ बयान देकर अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरीके से एक्सीडेंटल प्रदेशाध्यक्ष बयान देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो न्यायोचित हैं। ये हल्की बयानबाजी है, पर उन्हें पता नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे ज्यादा दुनिया के किसी देश में अभिव्यक्ति की आजादी है तो वो भारत में है। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा की राजनीति कर रही हो, पर जब बात देश की आती है, जब बात देश को एकजुट रखने की आती है, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, विशेष रूप से जिन पे लोगों की बड़ी आस्था है, जो पॉलिटिकल पर्सन है, उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। पर गोविंद डोटासरा जी, पुराने जो उनके बयान हैं, उन बयानों को आप लेके दीजिएगा। राहुल समस्या ये है ना कि पक्ष विपक्ष दोनों यही चिंगारी लगाने के काम करता है। आपको मैंने मौका दिया तो आपने उनके प्रदेश अध्यक्ष को एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बोल दिया। अब अपनी बात कहते कहते ही जो तंज कसने को लेकर ये जो शब्दों का प्रयोग होता है, बातें हम लोग करते हैं, वो फिर दूसरे को भी भड़काती हैं। ठीक है, नेपाल के बात में खुश नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। राजेश जी, ठीक है, महिपाल जी, आपके सवालों का ही जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, कहीं ना कहीं ये बात तो सही है ना कि सरकार को क्रिटिसाइज करना एक डिफरेंट बात है और विपक्ष स्ट्रांगली सरकार के कामकाज को देखे और युवाओं की आवाज बनकर उभरे, ये अच्छी बात है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बेहतरीन काम है अगर कोई विपक्ष ऐसा करता है। लेकिन बात कहते कहते ऐसे समय पर जहां नेपाल में हमारे तमाम भारतीय फंसे हुए हैं, इतने होटल, इतने प्रधानमंत्री के आवास, तमाम कार्यालय वहां जलाए जा रहे हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, आर्मी सड़कों पर है, इमरजेंसी लग चुकी है, वहां पर कोई नेता नहीं मिल रहा है उन लोगों के देश को चलाने के लिए, ऐसी स्थिति में अगर ये कहना कि यहाँ पर भी नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, ये मुझे लगता है कि ये समय नहीं था सर। दिस इज नॉट द राइट टाइम। राजेश जी, मानना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को भी कि ये सही समय नहीं। देखिए नंदिनी जी, आप गलत वे में ले रहे हो इस बात को। आप समझो इस चीज को। भारत का युवा पढ़ा लिखा है, रोज पेपर के माध्यम से देखते हैं, रोज टीवी के माध्यम से देखते हैं। उनको 2 घंटे पहले नहीं पता था क्या होने वाला है। शेख हसीना जी को यह पता नहीं था क्या होने वाला है, उनको पौन घंटे के अंदर देश छोड़ना पड़ा। समझाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने, कोरोना आया था जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि नमस्ते ट्रंप मत करिए, जनता बर्बाद हो जाएगी। जनता के साथ क्या होगा, कितने लोग हताहत हुए। इन लोगों ने मजाक बनाया और कहा कि इनका टेस्ट कराइए, इटली से आए, इटली से रोग आया है। नोटबंदी पर राहुल गांधी जी ने कहा था कि नोटबंदी करके कमर तोड़ दी। वही जीएसटी पर राहुल गांधी ने कहा था कि कमर तोड़ दी व्यापारी की। आप इन बातों को नहीं समझते हो, उनको अदर वे में ले जाते हो। युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है। अगर किसी की दम घोटो, कर्नल साहब ने कहा, सही कहा बिल्कुल, कि आप रोजगार दीजिए, क्यों नौबत आएगी इस तरह के भड़काने से। कोई नहीं भड़कता, सब अपने अपने अधिकार की बात है। नंदिनी जी, सब जानते हैं बात को कहने का थोड़ा सा तरीका बिल्कुल तरीका सही है। ये मत बोलिए कि नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, ये गलत है। ये सरकार को समझाने की बात है। ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है सर, समझाने की बात है। सरकार तभी समझे, समझाइए। सरकार नहीं समझती है, सरकार इस तरह से नहीं समझ रही है। आप देखिए 10 साल के अंदर कौन खुश है इस भारत के अंदर, आप बताइए। लेके देखिए राजेश जी,
राजेश जी, डोटासरा जी के समर्थक जो डोटासरा जी से प्यार करते हैं, अगर उनकी बातों को सुनकर आज सड़क पर आ जाएं, उनके इस भड़काऊ बयान को सुनकर वो भड़क जाएं और अगर वो आग लगाने की कोशिश करें या वो कुछ करने की कोशिश करें, तो किसका नुकसान है? भारत की जनता का नुकसान नहीं है क्या? आप नंदिनी जी ऐसा उपद्रव देश में नहीं होना चाहिए सर। डोटासरा जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि रोडों पे आ जाइए युवा। ये तो बोला ना कि यहाँ पर ये नेपाल उन्होंने जैसे सिर्फ ये हालात बोला, पैदा हो सकते उन्होंने ये हैं। बोला सरकार को समझने की जरूरत है। ठीक आप प्रेशर पॉलिटिक्स मत करिए, आप युवाओं को साथ रहिए, आप ठीक है। रोजगार दीजिए लोगों को। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की आप समझिए, ऐसा नहीं उठा करके आप जेल में डाल दीजिए। जो आज देखिए देश के क्या हालात हैं, मैं आप खुद एक देख बार लीजिए। 30 सेकंड्स का जवाब ले लेती हूँ महिपाल जी से, फिर उसके बाद मैं जेटली जी का रुख करूंगी। महिपाल जी, युवाओं को सुनिए, युवाओं को जेल में मत डालिए, किसानों की सुनिए, आप अपनी मर्जी उन पर मत थोपिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या सही बात है ये? आप अगर आपने इस देखा तरह नहीं के क्या? ठीक है तीन सर, काले जवाब तो कानून ले आप दीजिए। देखिए, आप सारे कानून देखिए, एक तीन सेकंड, काले सर, कानून जवाब लेके ले आए, लेते हैं ना। उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है। आप जबरदस्ती महिपाल ऐसा जी, कानून प्रेशर क्यों बनाना चाहते पॉलिटिक्स। हैं? आप बगैर चर्चा सर के जो जवाब ले कानून लेते हैं ना, लाओगे, अब आपने उसमें इसी आरोप तरह लगाए का तो उनका होगा। जवाब ले लेते हैं ना। महिपाल जी, प्रेशर पॉलिटिक्स मत कीजिए, वरना ये नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे हालात ना हो जाए। फिर आप गलत उनका ले रहे हो रिप्लाई। नंदिनी जी। आप इस तरह की आपने तो देखिए, आप प्रेशर इस तरह की बात पॉलिटिक्स मत बोला, करिए। आपने तो आप बोला प्रेशर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स करें, अपने आप चिंगारी निकलती है। अरे सर, कोई मैं नहीं तो आपकी लगाता। बात को आप सब repeat कर रही जानते हैं। हूँ। आज हम कमाल है। आपसे ही पूछ रहे हैं, आप भी कुछ नहीं करोगे। आप तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूँ, आपने बोला ना प्रेशर पॉलिटिक्स, उसी का सवाल जवाब है। महिपाल जी बोलिए। हल्के और छोटे बयान देते हैं, फिर जब उस बयान पे बहस हो रही है तो उस पे चर्चा नहीं करेंगे। रोजगार की, किसानी की, पाट की, पीड़ितों की, उनकी बातों पे आएंगे। जिस दिन बहस होगी उस दिन बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले देश में किस तरीके से किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में काम हुआ है। और उसी का परिणाम था आपकी बार बार देश की और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चुन रही है। अब कटारा जी सुनिएगा, मुद्दों से भागना आपका काम है। जब बहस आज के इस बयान को लेके हो रही है तो आप उस बहस पे ना टिक के और दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं डिबेट को। आपकी पुरानी आदत है सर। मुद्दों की आज की जो बहस है उस पे रहिएगा। जिस दिन रोजगार की, किसानी की, महिलाओं की, अपराध नियंत्रण की बात कहेंगी, उस दिन हम उस पे भी बहस करेंगे। पर नहीं मुझे सर, ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो एक रहा है सेकंड, कि महिपाल जी, कांग्रेस पार्टी के महिपाल जी, प्रदेश नेपाल की अध्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम बेरोजगार और किसानों की और अपराधों की बात भी करना चाहते हैं आज के इस मुद्दे पर। जेटली जी, जब इस विषय पर विपक्ष बोलता है तो ये सवाल कोई नाजायज नहीं है, ये सवाल तो जेन्युइन होते हैं। अगर बेरोजगारी दर बढ़े या अपराध बढ़े या महिला अपराध बढ़े या फिर महंगाई बढ़े, इन तमाम प्रश्नों को लेकर अगर जवाब मांगा जाएगा सरकार से तो ये गलत नहीं है। लेकिन विपक्ष कई बार डीरेल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो बात आपके कहने के तरीके की वजह से आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा दब जाता है। ठीक है महिपाल जी, अभी आऊंगी आपके पास। कर्नल अनुपम। नंदिनी, हमें 3-4 चीजें समझनी बेहद जरूरी है इस नेपाल को लेकर, या उससे पहले बांग्लादेश को लेकर, या उससे पहले सन 22 में श्रीलंका को लेकर। जी। अगर हमारे पड़ोस में ऐसी चीजें हो रही हैं और हम उनसे सबक ना लें तो हम अपनी व्यवस्था को कमजोर करेंगे। नेपाल में भी क्यों हुआ? करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जी। चौथा था नेपोक्रेट्स, जिसको कहा जा रहा है बिल्कुल। कि भाई जो वहां के नेता थे, जो अधिकारी थे, उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे बड़े पदों पर हैं बिना पढ़े लिखे, और आम आदमी का बच्चा पढ़ लिख के भी अच्छी नौकरी नहीं पा रहा है। ये नेपोक्रेट था। जब इन 4 चीजों को मेन मुद्दा था जिसपे लोग भड़के, जिसपे जेन जी जो है वो आगे आया, भड़काने वाले लोग वहां थे, उसमें कोई शक नहीं है। वहां के लोग अगर नहीं भड़काते तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, शायद कुछ समय तक टल सकता था ये। मगर अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और हम इन चीजों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो हम उस दिशा की तरफ बढ़ने का अनजाने में कदम उठाएंगे जो आज हमारे पड़ोस में हो रहा है। जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई घटना घटित हो रही है बगल में तो उससे हमारे राष्ट्र को, हमारे सरकार को सीखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ये एक सही समय है जब चारों तरफ इतना उग्रवाद फैला हुआ है और भारत में शांति का माहौल है, तो शांति बरकरार कैसे रहे इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, और कहीं अगर हम बैकफुट पर हैं तो उस पर कामकाज होना चाहिए। ठीक है शिप्रा जी, बोलूंगा अगर आप मौका दें जी। नेपाल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट है जी। चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड बिल्कुल नेपाल के साथ लगी हुई है जी। जो बहुत बड़ी और मजबूत कमांड है, और
15,000 के करीब वहां से जेल से छूटे हुए लोग भागे हैं जी 24 तकरीबन जेलों बिल्कुल, से बिल्कुल। वो कहां जाएंगे? ये चीन आपने की तरफ बहुत जाने का महत्वपूर्ण- शक कम है और हमारी तरफ बहुत ज्यादा है। महत्वपूर्ण बिंदु आपने अराजकता उठाया है। फैलेगी। ठीक है। हमें जागना है, हमारी इंटेलिजेंस को जी, जी। और हमारे एसबीएस को अलर्ट किया मतलब गया जो है। कर्नल साहब कह रहे हैं कि एटलीस्ट अभी फिलहाल बॉर्डर एरियाज में जो हमारे बीएसएफ हैं वो ऑलरेडी बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन और ज्यादा यहाँ पर देश को ऐसे जो उग्रवादी वहां से जेलों से छूटे हैं, जो वहां पर अभी इस वक्त हैं, वो भारत की तरफ रुख ना करें, माइग्रेट ना करें इलीगल तरीके से, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण। बीएसएफ नहीं एसबीएस है। जी जी ठीक है, थैंक यू सर फॉर करेक्टिंग मी। डॉक्टर शिप्रा माथुर, मैम अभी फिलहाल देखिए, लगातार जब मैं कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे ये पूछ रही हूं कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, तो वो बार बार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम सिर्फ चेता रहे हैं, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप ये तानाशाही रोकिए, आप युवाओं की सुनिए, आप उनको रोजगार दीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं। तो चेताना क्या गलत है क्या? इस पर क्या रिएक्शन देंगे आप? नहीं नंदिनी जी, ये बात तो देखिए, मैं इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि विपक्ष की एक भूमिका होती है और जो मुद्दे हैं देश के उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन आपको जियो पॉलिटिक्स की जो खतरे हैं, जियो पॉलिटिक्स की जो सेंसिटिविटी है, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि नेपाल की स्थिति भारत में ना, क्योंकि देखिए जो फैक्टर्स जो कर्नल साहब बोल रहे हैं, उस सारे फैक्टर्स जिस पर बात हो रही है, वो फैक्टर्स तो इंडिया में क्या एग्जिस्ट नहीं करते हैं? इंडिया में भी है, डिससेटिस्फैक्शन भी है, एम्प्लॉयमेंट का इशू भी है, नेपो किड्स का जो इशू है वो क्या भारत में नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल जो पावर में बैठे लोग हैं वो किस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल कांग्रेस जब सरकार थी राजस्थान में तब नहीं होता था? और अभी की जो सरकार है उसके शायद हो सकता है बाद में निकल के आए बहुत सारी चीजें, हमें नहीं मालूम अभी, लेकिन कांग्रेस ने जो किया तो उसका तो मेरे ख्याल में नैतिक अधिकार ही नहीं है कि इन इश्यूज को छेड़े भी। पहले आपने अपनी सरकार में रहते हुए जो नेपो किड्स वाले जो इशू है जिसको लेकर बवाल हुआ नेपाल में, वो तो आपके एग्जिस्ट कर रहा था, आपने देखा है कितनी भर्तियां कैंसिल हुई हैं, तो भर्तियां क्यों कैंसिल हुई हैं? आपने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से सिस्टम में घुसाया, जिस तरह से मौका दिया, जो शिप्रा जी आप कह रही करप्शन, नेपोटिज्म, ये मुद्दे हैं नेपाल के, और कम से कम इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि करप्शन और नेपोटिज्म उनके रहते कितना था प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। आप ये कह रही हैं जी? हाँ, और नंदिनी जी मुझे लगता है कि जो एक इंटेलिजेंस का जो एक थोड़ा सा गैप रहा बांग्लादेश के मामले में आप देखिए, या दूसरे श्रीलंका के मामले में देखिए, तो भारत को जहां ध्यान देने की जरूरत है, एक देश के तौर पर ध्यान देने की जो जरूरत है वो ये है कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत हो, क्योंकि नेपाल में जो ट्रिगर हुए ये आपको एपरेंटली जो ऊपर की चीजें दिख रही है ना, उसके नीचे बहुत कुछ है। तो वो जो नीचे की चीजें हैं वो अगर आप नहीं देख पाएंगे तो भारत में ये जो ट्रिगर्स हैं, जो कि जिसके के लिए जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनका इस्तेमाल होता है कि भारत में केओस की स्थिति, क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत की बढ़ती हुई मैम आगे महिपाल जी का रुख कर लेते हैं। महिपाल जी देखिए, ये बात तो सच है कि हमारे आस पड़ोस में ही आग लगी हुई है और बहुत सारे मुद्दों को लेकर लगी हुई है, चाहे करप्शन हो, चाहे नेपोटिज्म हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, और भी तमाम मुद्दे हैं। तो ये तो हमारे देश के अंदर भी हैं, इन्हें लेकर युवाओं में नाराजगी तो किसी भी दिन देखने को मिलती रहती है। विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में होते नहीं हैं। तो उन लोगों की शिकायतों पर तुरंत प्रभाव से थोड़ा सा फोकस करना, साथ ही साथ किसी भी तरह का उपद्रव, चाहे विपक्षी नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो, चाहे उनकी तरफ से चेताना हो, इसे किसी भी एंगल से ले लीजिए, लेकिन हमें सचेत रहने की जरूरत है। ये बात तो हमारे तमाम जो इंटेलिजेंस हैं वो भी कह रहे हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो भी हमें चेता रहे हैं कि थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए भारत सरकार को। महिपाल जी। नंदिनी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बात सुझाव देने के वहां तक ठीक है, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सुझाव दें। पर जब आप सुझाव ना देके और आपकी राजनीतिक मंशा ठीक नहीं हो, नौजवानों की आड़ में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हल्के बयान दें, गैर जिम्मेदार बयान दें, राष्ट्र विरोधी बयान दें, तो वो कतई न्यायोचित नहीं है। रोजगार पे बहस होनी चाहिए, पेपर लीक पे बहस होनी चाहिए, आरपीएससी में कैसे सुधार किया जाए, कैसे नौजवानों को अपराध से बाहर निकाल के मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे बाहर के इन्वेस्टर्स देश और राजस्थान प्रदेश में आए कि नौजवान रोजगार की तरफ डाइवर्ट हो, कैसे एजुकेशन का स्तर सुधरे, कैसे अपराध नियंत्रित हो, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करें, पर मैम सुझाव देने में और
अपने राजनीतिक बयानों की आड़ में नौजवानों को बरगला के देश के खिलाफ खड़ा करने में बड़ा फर्क है। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक हल्की मानसिकता को दर्शाता है कि प्रदेश और देश में नौजवान सड़कों पे आए, राष्ट्र विरोधी इस तरह का माहौल खड़ा हो, पर उन्हें पता नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत में यहाँ इस तो तरह के गोविंद सिंह बयानों को डोटासरा है, चलिए आप उन्हें लेकर राजस्थान में बोल रहे हैं, लेकिन वहां तेजस्वी यादव जी ने भी वहां पर ट्वीट कर दिया है। चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना, चुनाव आयोग को लेकर जो संवैधानिक संस्था है हमारी, कि सुन ले चुनाव आयोग, नेपाल के बगल में बिहार है, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब ये हास्यास्पद नहीं है, ये बहुत गंभीर है। आपके तो सहयोगी हैं, इन्हें कम से कम मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। राजेश जी, डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं तेजस्वी जी? चुनाव आयोग कमजोर है, संविधान कमजोर है, और यहाँ पर मतलब क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। आप देखिए नंदिनी जी, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हो। ये हर चीज को जवाब देने के बजाय कभी नेशनल मुद्दे से जोड़ देंगे, कभी जवानों के साथ जोड़ देंगे। किसी चीज को कितनी बार बताया जाए इनको। आज अगर इंटेलिजेंसी इनकी फेल हुई है, अभी कर्नल साहब ने बताया कि जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, ये जज नहीं कर पाए क्या होने वाला है, नेपाल में हुआ ये जज नहीं कर पाए, बांग्लादेश में हुआ वो जज नहीं कर पाए, हमारे आसपास इस तरह की बात हो रही है। मेरा सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। उनके इंटेलिजेंस पर बात हो गई, वो फेल्योर हो गया, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तेजस्वी यादव डरा रहे हैं, नहीं, अगर नहीं समझोगे तो डरा रहे हैं, तो इज इट राइट? ये सही है क्या? जी, अगर आप नहीं समझोगे तो कुछ भी हो सकता है। परेशान आदमी क्या कर सकता है? आज कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप क्या नेपाल और विदेश की बात कर रहे हो? आप देश के अंदर आप देखिए, आप देश के अंदर देखिए ना, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड से बड़ा कोई कदम हो सकता है क्या? आज कितने बेरोजगार मारे जा रहे हैं, आप बताइए। रोजगार मांगते हैं युवा, और उसमें आप लाठियां बरसाते हो। रोज चैनलों के माध्यम से आप देख रहे हो। आज सरकार में आप एक बता दीजिए 11 साल के प्रकरण, क्या सरकार ने कोई बैठा करके चाहे किसान की बात सुनी हो, चाहे युवा की बात सुनी हो, चाहे बेरोजगार की बात सुनी हो, आप एक भी बता दीजिए। सब लोगों को दम घोंट रखा है सरकार ने। कहीं पर कोई आंदोलन नहीं होते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बेरोजगार दर था। आप नंदिनी जी देखिए, किसानों बहुत अच्छी स्थितियां थी, करप्शन तो था ही नहीं सर, नेपोटिज्म तो था ही नहीं सर। खालिस्तानी बताया गया, और उन्हीं के कहने से फिर आपने 3 कानून कानून वापस लिए। अगर वो खालिस्तानी थे तो वो क्यों महिपाल जी रिएक्शन, फिर उसके बाद सर समय जो अन्नदाता है, आप अन्नदाता की इस तरह से दम घोटते हो। ठीक है, महिपाल जी फाइनल रिएक्शन 30 सेकंड्स का दे दीजिए, उसके बाद समय की थोड़ी सी कमी। जी, गला मत घोटिए। जो कांग्रेस पार्टी करप्शन से डूबी हुई थी, जिसको प्रदेश और देश की जनता ने वोट की चोट के माध्यम से बार बार बाहर करने का काम किया, वो अपने आप के अंदर झांकने के बजाय आज बड़े ज्ञान वाले भाषण दे रहे हैं, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं। इतनी ज्ञानवर्धक बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी को एक बार अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके नेतृत्व में, उनके हाथ में जब सत्ता थी, तब राजस्थान प्रदेश और देश में किस तरीके के हालात थे, कैसे नौजवानों को आपने दो राह पे खड़ा किया, नौजवान रोजगार के सपने लेके आया था, और आपने पेपर बेच के नौजवानों के सपनों को रोंदने का काम किया था। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया आप लोगों ने, लेकिन एक जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बात को कहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और मुझे लगता है कि नेताओं को वही समझना बेहद जरूरी है। आप अपनी बात को कहिए, आप सरकार को चेताइए, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव समय है। नेपाल का जिक्र करके, और नेपाल जैसा माहौल भारत में पैदा हो सकता है, इस तरह की बात कहने से कई बार अगर कोई भड़क गया या किसी तरह की कोई उपद्रव की घटना हो गई तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या हम तो बस यही पूछते हैं सर। ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जुड़ने के लिए।